Assalamualaikum. My name is Dr. Zaryab Sarkna. This is fertility support. आज का पहला सवाल है व्हाट इज़ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। एक पेशेंट ने पूछा है कि मुझे मेरे डॉक्टर ने अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का डायग्नोज दिया है। इनफर्टिलिटी बेसिकली होती है कि यंग कपल हैज़ बीन ट्राइंग फॉर अ बेबी फॉर 1 ईयर और उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई। व्हाट इज़ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें बोथ पार्टनर्स विमेन और वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद नॉर्मल कपल ट्राई करने के बावजूद फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो इस अनएक्सप्लेन्ड होता है वेयर देयर इज़ नो कॉज आइडेंटिफाइड फॉर द इनफर्टिलिटी। ट्रीटमेंट ऑप्शन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली सिंपल ट्रीटमेंट विच इंक्लूड्स टैबलेट्स, देन ट्रीटमेंट इंक्लूड्स टैबलेट्स और इंजेक्शंस। अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर IUI हो सकता है। IUI फिर मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। एंड IVF भी अवेलेबल होता है फॉर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोटिस करना है या टेक होम मैसेज है कि इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है, 50% मेल 50% फीमेल, एंड इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मायूस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि रिपीटेड फेलिंग ऑफ IVF साइकिल्स। यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मेरे 2 फेल साइकिल हो चुके हैं IVF के, मैं बहुत मायूस हूँ और मैं अब आगे कुछ नहीं करना चाह रही। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही लॉजिकल और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। IVF आपने अंडरस्टैंड करना है कि इज़ ओनली 30-35% सक्सेसफुल एंड फेलियर्स होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ वन हैज़ टू नोटिस कि जितने IVF करवाते हैं उसमें चांसेस बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट IVF साइकिल में आपका 30-33% सक्सेस रेट है तो दिस गोज़ अप टू समटाइम्स 60% एट द 6th साइकिल। तो अगर किसी ने 6 साइकिल करवाएं तो उनका सक्सेस रेट ऑफ IVF कैन गो अप टू 60%। तो प्रॉब्लम ये होता है कि IVF महंगा होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने कोशिश अपनी पूरी करनी होती है। एंड IVF इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। अगला स्टेप ये होता है कि अगर आपका IVF फेल हो जाता है तो थोड़ा सा आप बॉडी को रिलैक्स दें, थोड़ा सा टाइम दें, एंड बट मायूस नहीं हो, एंड मे बी 3 months later, 6 months later एक और साइकिल रिपीट करवाएं। I think safely one can do many cycles, but कम से कम 3 cycles तो one should attempt, and with every subsequent treatment of IVF cycle आपके chances of pregnancy बढ़ते जाएंगे। जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया टेस्ट एंड इवेल्यूएशन फॉर इनफर्टिलिटी। टेस्ट तो जो इनफर्टिलिटी के टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं फीमेल के टू चेक के उनकी एग्स बन रहे हैं, एग की क्वालिटी कैसी है, ओव्यूलेशन हो रही नहीं हो रही है। हार्मोनल प्रोफाइल जिसमें थायराइड भी चेक किया जाता है और दीगर दूसरी चीज़ें चेक की जाती हैं। इसके अलावा फीमेल्स में एक दूसरा सिंपल टेस्ट होता है जिसमें एक्सरे करते हैं, जिसमें ट्यूब्स चेक किए जाते हैं, इसको हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम कहते हैं। और मेल्स में बेसिकली एक सिंपल टेस्ट होता है, उसमें स्पर्म एनालिसिस या सीमेन एनालिसिस किया जाता है। मेरी क्लिनिक में एक फीमेल जो औरतें आती हैं वो बड़ी परेशान होती हैं जब मैं उनको हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम रेकमेंड करता हूँ। HSG जो है बेसिकली बहुत सिंपल टेस्ट है, इट इज़ ईजी टू डू, इट इज़ चीप, एंड इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। माने टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आप रिलैक्स हो जाएं कि टेस्ट क्लियर है, माने आप बेफिक्र हो जाएं। बट औरतों को बहुत परेशानी होती है, इसके लिए वो सहेलियों से बात करती है कि भाई मैंने HSG पहले करवाया था, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। इट इज़ अनकम्फर्टेबल बट इट इज़ नॉट ए वेरी पेनफुल टेस्ट, एंड इसको वेल टॉलरेटेड होता है, एंड इट इज़ ए वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू डू। तो आप अपनी ट्रीटमेंट इसलिए ना रोकें कि आप HSG की वजह से आप डरते हो। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड जब आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करें कि आप HSG करवाएं, आप बेफिक्र होकर करवा लें। किसी ने सवाल पूछा है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन लेप्रोस्कोपी। कभी कभी ऐसा होता है कि हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम में पेन की वजह से, स्पैज़म की वजह से ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी रेयर बट कभी कभी हो सकता है। तो फिर डॉक्टर यूजुअली रेकमेंड ए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी क्या होती है? इट्स बेसिकली ए सिंपल डे केस प्रोसीजर जिसमें एक 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर कट डालते हैं नाव के अंदर, कैमरा डाल के ट्यूब्स चेक करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग इनफर्टिलिटी ऑफ द
ट्यूब्स। इसमें और सी चीज़ें भी पता चल जाती हैं, फॉर एग्जांपल किसी को इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो वो भी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसका ये होता है कि ये पेनलेस होता है एंड डे केस होता है, माने आप सुबह आते हैं और 2-3 घंटे में घर चले जाते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशन बहुत मिनिमम होते हैं एंड इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड अ वेरी सेफ प्रोसीजर। जी, मुझसे किसी ने सवाल पूछा है कि आईयूआई का क्या प्रोसीजर होता है और उसका क्या सक्सेस रेट होता है। पहले तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि आईयूआई इन के मतलब क्या है। इट्स एन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो यूट्रस के अंदर डाला जाता है, लेकिन वो ऐसे नहीं डाला जाता है। पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है, उनके फॉलिकल और एग बनाए जाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड पे ट्रैक किए जाते हैं। एक दफ़ा फॉलिकल एक अप्रोप्रिएट साइज़ का बनता है, फिर उसको ट्रिगर करते हैं। उसके 36 घंटे बाद हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, उसको टेस्ट चेक करते हैं, दे मेक श्योर दैट इट्स फाइन। उसके बाद उसको वॉश करके सिंपल ईजी तरीके से पेशेंट अवेक होती हैं, यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स अ वेरी इजी एंड ए रीजनेबली प्राइस प्रोसीजर, और इसका सक्सेस रेट आईयूआई का अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15% होता है। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि आईवीएफ होता क्या है, आईवीएफ करना क्यों चाहिए, आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है, आईवीएफ का प्रोसीजर क्या होता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सवाल है। आईवीएफ होता क्या है, बेसिकली क्यों करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज आप टेक होम मैसेज लें कि आईवीएफ आफ्टर सारी ट्रीटमेंट हो चुकी होती है, आप आईवीएफ डॉक्टर आपको आईवीएफ की तरफ रेकमेंड करेंगे। आईवीएफ बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस होता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप आईवीएफ जब आपके डॉक्टर बोलें आप करवा लें। इट इज़ द अल्टीमेट लास्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट, यंग पेशेंट डिले कर देते हैं। वो कहते हैं हम बहुत जवान हैं, हम अभी आईवीएफ नहीं करवाना चाहते। बट अगर किसी के पास और कोई सोल्यूशन नहीं, अगर आपकी ट्यूब्स बिल्कुल डैमेज्ड हैं, बंद हैं, तो टाइम वेस्ट करके अगर आपकी एज 25 है, आईवीएफ के सक्सेस रेट आपके बहुत हाई होंगे एज़ कम्पेयर टू द एज ऑफ 40, जहाँ पे सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ कम होगा। तो आईवीएफ क्यों करते हैं? आपके बेसिक प्रोसीजर्स पहले फेल हो चुके हैं, आपका आईयूआई भी में भी हो चुका है और उसके बाद अब सक्सेस नहीं हो रहा, तो फिर आईयूआई में क्या करते हैं? इट्स ए सिंपल प्रोसेस। आपको बेसिकली इंजेक्शन लगते हैं फॉर 1 होल मंथ। उसमें इंजेक्शन का एम होता है कि हम अंडे बनाएं। अंडे जब रेडी हो जाते हैं, अंडर एनेस्थीसिया नीडल डाल के एग कलेक्ट करते हैं। उस दिन हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, उसको वॉश करते हैं और फिर इन स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसको आईवीएफ का एक प्रोसीजर होता है कॉल आईसीएसआई। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। आईवीएफ का प्रोसीजर इज़ वेरी वेल टॉलरेटेड। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। बेसिकली स्ट्रेसफुल होता है बिकॉज आपको लंबा प्रोसीजर लगता है, इंजेक्शन लगते हैं फॉर 1 होल मंथ एंड फिर आपको गारंटी नहीं होता कि इसकी ट्रीटमेंट के बाद मुझे बेबी होगा या नहीं होगा। तो ज़हनी तौर पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता है। प्लस इनफर्टिलिटी जिस कपल को होते हैं वो वैसे ही परेशान होते हैं, इतने साल गुजर गए एंड उनको बेबी नहीं हुआ। बट आईवीएफ में वैसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आईवीएफ के सबसे मेजर, यार अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो होता है क्या, कभी कभी किसी को हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है, माने बहुत ज़्यादा एक बन जाते हैं। बट इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होते हैं और हाइपर स्टिमुलेशन के चांसेस लेस देन 1% होता है। उसके अलावा कभी कभी पेट में दर्द होता है बिकॉज ऑफ बिग ओवरीज, या सर हेडेक होता है बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, या मसल्स में पेन होता है जहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं, बट दिस आर वेरी माइनर एंड वेल टॉलरेटेड। IVF का सक्सेस रेट इज अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग ऑन द एज, वेट ऑफ द पेशेंट एंड द टाइम ऑफ इनफर्टिलिटी, बट ऑन एवरेज 33 to 40% IVF का सक्सेस रेट होता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बहुत जिता के बोलूँगा कि आप अगर ट्रीटमेंट करवाएं तो प्लीज़ यंग एज पे ट्रीटमेंट करवाएं। डोंट लीव इट टिल द एज ऑफ 40 एंड स्पेशली ट्राई एंड डू एनी ट्रीटमेंट बिफोर द एज ऑफ 35 इफ़ पॉसिबल। ये एक सवाल था कि आईवीएफ और ICSI में सक्सेस रेट क्या होता है। बेसिकली आईवीएफ में और ICSI में सेम प्रोसीजर होता है। फीमेल पार्टनर को, वाइफ को इंजेक्शन लगते हैं 15 से 30 दिन। एम ऑफ द इंजेक्शन होता है कि फॉलिकल बने। जब वो फॉलिकल अप्रोप्रिएट साइज़ के हो जाते हैं, सही साइज़ के हो जाते हैं, उसको ड्रेन करते हैं नीडल डाल के। बेहोशी में होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर होता है, 10 to 15 मिनट्स।
एग निकालते हैं, एग को फिर वॉश करते हैं, और आईवीएफ में क्या करते हैं कि हस्बैंड का स्पर्म अगर नॉर्मल होता है और काउंट सही होता है तो एग और स्पर्म को साथ छोड़ देते हैं और वो फिर खुद ही नेचुरली फर्टिलाइज करता है। वेयर इज इन इक्सी क्या करते हैं कि एग हम उसको वॉश करके एक स्पर्म एक एग के अंदर हम खुद इंजेक्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और फिर देन वी लेट देम ग्रो इन द मीडिया फॉर 5 days, और 5th डे पे जब रेडी हो जाता है उसको हम डिपॉजिट कर देते हैं। मोस्ट आईवीएफ सेंटर्स लाइक टू डू इक्सी बिकॉज इक्सी में फर्टिलाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है और सक्सेस रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मेजॉरिटी पाकिस्तान में माई नॉलेज है कि आईवीएफ सेंटर्स इक्सी की तरफ जाते हैं। बेसिकली इक्सी का मेन इंडिकेशन होता है इज़ लो स्पर्म काउंट। सो फॉर एग्जांपल अ पर्सन जिसका स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा कम है या उनके स्पर्म नहीं है और ऑपरेशन करके निकालने पड़ते हैं, तो उसमें तो आईवीएफ हो ही नहीं सकता, फिर डायरेक्ट इक्सी ही करते हैं। मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत लो है, वो अदरवाइज़ बिल्कुल हेल्दी हैं, सिर्फ चेन स्मोकिंग करते हैं। क्या स्मोकिंग लो काउंट रीज़न हो सकती है? मेडिसिन जिससे काउंट इंक्रीज जाए। ये एक बहुत कॉमन सिनारियो होता है हमारी क्लिनिक में कि और कपल्स आते हैं और मेल में स्पर्म काउंट बहुत लो होता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 50-50% चांस होता है कभी मेल में प्रॉब्लम, 50% प्रॉब्लम मेल में, 50% प्रॉब्लम फीमेल में। तो अगर स्पर्म काउंट लो होता है और लोग फिर हमसे सवाल पूछते हैं कि क्यों लो है। कभी कभी लो स्पर्म काउंट इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक, कभी लो स्पर्म काउंट इज़ बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ड्रग्स, पान, गुटखा जो हमारा बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड अगर लोग थोड़ी सी चीज़ें करें, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग बंद कर दें, हेल्दी लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल वॉक करें, वेट लॉस करें, एक्सरसाइज करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एंड स्पर्म काउंट में इम्प्रूवमेंट आती है। दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप स्मोकिंग बंद कर देंगे आपका स्पर्म काउंट इम्प्रूव होगा। एंड अगर इसके बावजूद नहीं होता तो फिर हम आप यूरोलॉजिस्ट को आप जाएँ, यूरोलॉजिस्ट से मिलें, वो टैबलेट्स देते हैं एंड टैबलेट से इम्प्रूवमेंट अमूमन आ जाता है। क्या वेट लॉस और डाइट चेंजेस फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं? मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, सिर्फ वज़न थोड़ा ज़्यादा है। क्या इसका रीज़न हो सकता है कि इनफर्टिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इज़ बीइंग ओवरवेट, या आपका बीएमआई नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो वी नो फॉर अ फैक्ट कि जिनका बीएमआई ज़्यादा होता है उनको इनफर्टिलिटी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। प्लस उनको उसके साथ वेट गेन के साथ ऑब्वियसली दूसरी कोमोबिडिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड इनफर्टिलिटी। तो वेट लॉस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। एंड अगर आप अपना वेट कंट्रोल में लाते हैं और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट आप करते हैं तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। बट उससे पहले अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप वेट लॉस करेंगे और डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, आपके सक्सेस रेट ऑफ गेटिंग फर्टाइल विल बी मच हायर। तो इट इज़ अ टेक होम मैसेज, प्लीज़ अपना वेट कंट्रोल में रखें बिफोर एम्बार्किंग ऑन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि एक पेशेंट के राइट ओवरी में ज़्यादा फॉलिकल्स नज़र आए, लेकिन जब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाए तो वो सारे क्लियर आए, तो क्या मुझे पीसीओएस है या नहीं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल पीसीओएस इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ बीइंग कॉमनली डायग्नोस्ड, बट पीसीओएस के बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया अवेलेबल है मार्केट में, एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपके वो क्राइटेरिया मीट होते हैं बिफोर बीइंग लेबल्ड विद पीसीओएस। तो पीसीओएस के ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, एक अल्ट्रासाउंड पे तो मुश्किल होता है। इनकी हिस्ट्री से तो ऐसा लगता है कि अगर अल्ट्रासाउंड में एक ओवरी में पीसीओएस है लेकिन हार्मोनल टेस्ट बिल्कुल क्लियर है, यंग है, फेस पे बाल नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मोस्ट अनलाइकली ये दिस विल नॉट बी पीसीओएस। किसी ने मुझसे पूछा कि इनके ब्लड टेस्ट में और इनके अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस डायग्नोज हुआ है, लेकिन शी हरसेल्फ इज़ वेल, पीरियड्स टाइम पे आते हैं, फेस पे कोई बाल, कोई नो सिम्टम्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो वो क्या ट्रीटमेंट पे जाए या नहीं? एज लॉन्ग एज शी इज़ यंग एंड द कपल इज़ यंग एंड they've only been trying for a few years, maybe 1 or 2 years, एंड उनकी तबीयत सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आई सजेस्ट कि वो नॉर्मली ट्राई करें, नो प्रॉब्लम। एंड
मोस्ट लाइकली इनको प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अगर बेबी नहीं होता तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट को जाके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जाके मिलें और फिर उनसे अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो करवाएं। एक इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज है कि किसी को पीसीएस होता है, फॉर एग्जांपल उनकी वालदा को पीसीएस है और पेशेंट को नहीं है, fertility rates दोनों के बराबर हैं, they will have the same number of babies, but the woman with PCOS might take a little bit longer to get pregnant. मुझसे एक सवाल पूछा है किसी ने कि एक पेशेंट है, उनके 3 साल का बेटा है और वो 9 मंथ पहले उनको मिसकैरेज हुआ था और 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको क्लोमिड रेकमेंड किया है। क्या ये सेफ है ट्रीटमेंट? आपको ऑलरेडी एक बेबी हुआ है, 6 मंथ्स पहले आपको एक मिसकैरेज हुआ है, तो आप माशाल्लाह से फर्टाइल हैं। आप जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप कम से कम 1 साल नॉर्मली ट्राई करें रिलैक्स होके, बिकॉज देखिए ट्रीटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके ट्रीटमेंट 100% गारंटी तो नहीं करता बेबी को आपको, और ट्रीटमेंट्स की अपनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जब क्लोमिड या लेजरा आप लेते हैं विदाउट एनी सुपरविजन या ख़ुद अपनी तरफ से लेते हैं तो आप अपने फॉलिकल्स या एग्स ज़ाया करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि विमेन जो होती हैं वो अपने एग लेके पैदा होती हैं, और जब ये एग्स ख़त्म हो जाते हैं या ज़ाया हो जाते हैं फिर उनका ओवेरियन रिज़र्व ख़त्म हो जाता है, तो उनके चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी गो डाउन ट्रिमेंडसली। तो इट अनलाइक मेन जो अगर डिस्चार्ज कर जाते हैं तो वो स्पर्म वापस फॉर्म करते हैं, तो women's eggs are limited, and when you use drugs like Clomid and Lezra, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो आपके एग्स ज़ाया हो गए एंड ये वापस नहीं आ सकते। प्लस ये दीज ड्रग्स आर एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशंस, अगर सुपरवाइज नहीं करते आपको लेजरा क्लोमिड दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा ओवर द काउंटर। इनकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि ये एग्स बनाता है, ओवरीज को इनलार्ज करता है, हाइपर स्टिमुलेशन करता है, एंड these are risky scenarios. In under डॉक्टर सुपरविजन these drugs are very safe, लेकिन अगर आप खुद अपनी तरह से लेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इज इट एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? इट इज़ ए प्रेगनेंसी इन एनी अदर साइट अदर देन द यूट्रस। तो बेसिकली कभी मोस्ट कॉमनली ट्यूब में होता है, ओवरीज में हो सकता है, कभी कभी एब्डोमेन में भी होता है। इट इज़ नॉट वेरी कॉमन बट इट डज हैपन। यूजली ये क्यों होता है कि किसी को प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, या किसी को ट्यूब डैमेज्ड होता है, या उनको एंडोमेट्रियोसिस होता है, या हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पास्ट इन्फेक्शन, इन चीज़ों में कॉमन होता है। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आईवीएफ में भी हो सकते हैं, बिकॉज बेबी को यूट्रस में डाला जाता है तो कभी कभी वो ट्यूब में भी जाके डिपॉजिट हो सकते हैं। अगेन इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी रेयर, बट इट इज़ ए नोन साइड इफ़ेक्ट ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो इसको ऐसे तो आसानी से नहीं डायग्नोज होता। आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं बीटा एचसीजी, और उसको चेक किया जाता है। अगर वो बीटा एचसीजी आपका डबल नहीं होता या उसके लेवल सब ऑप्टिमल राइज होता है तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि एक टॉपिक है या नहीं है। अगर एक टॉपिक होता है तो इट्स ए वेरी डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। आपने उसी वक्त हॉस्पिटल जाना होता है और ट्रीटमेंट लेना होता है, और एक टॉपिक प्रेगनेंसी के वेरियस ट्रीटमेंट्स अब अवेलेबल है। इसमें कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी मिथोट्रेक्सेट एक इंजेक्शन होता है जो एंटी कैंसर ड्रग होता है वो देते हैं, एंड वेरी रेयरली ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है जिसमें ट्यूब निकाला जाता है या जो स्ट्रक्चर है उसको रिमूव किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रिडिक्ट करना कि किसको एक्टोपिक होगा, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट एक जैसे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से पहले हम ऑलवेज चेक करते हैं हार्मोन्स एंड सीमेन एनालिसिस, तो एचएसजी या हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम करते हैं जिसमें ट्यूब चेक किए जाते हैं। अगर ट्यूब नॉर्मल और हेल्दी लगते हैं बजाय तौर पे ऑन दी एक्सरे, तो चांसेस ऑफ एक्टोपिक आर लो। ऑब्वियसली अगर ट्यूब्स में प्रॉब्लम लगता है, जैसे ट्यूब में पानी जमा हुआ है या प्रीवियस कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो फिर उसमें हमें एक आइडिया हो जाता है। तो अगर किसी को एक्टोपिक की प्रीवियसली हिस्ट्री होती है तो उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। एज सून एज दे गेट प्रेग्नेंट उन पे ज़्यादा ख्याल करके उनके टेस्ट थोड़ी जल्दी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं है। आज का टेक होम मैसेज मेरा ये होगा कि इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन चीज़ होती है, एंड इसमें मायूस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है फैमिलीज़ पे, हमारे यंग कपल्स पे प्रेगनेंसी के लिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनफर्टिलिटी ईजिली ट्रीटेबल है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सिंपल ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है एंड सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है एंड वन शुड डेफिनेटली गो एंड गेट देमसेल्व्स सीन टू एंड ट्रीटेड, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे। ज़्यादा जल्दी ना करें लेकिन ज़्यादा देर भी ना छोड़ें। साइंस इज़ नॉट 100% परफेक्ट। दुनिया में फेलियर्स होते हैं, नॉर्मल कपल्स, हेल्दी कपल्स, यंग कपल्स, बट देयर इज़ ऑलवेज होप। एंड ट्रीटमेंट अगर फेल होता है तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कपल्स खुद ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये तो किस्मत की बात है, जब लिखा है वो मिलेगा। मायूस नहीं होना चाहिए।